जय हिंद, वंदे मातरम। संकट की पावर। लीडर्स कैसे दुर्घटनाओं और डिजाइन के जरिए हैबिट्स निर्मित करते हैं। जब मरीज को रोड आइलैंड अस्पताल के ऑपरेशन हॉल में लाया गया, तब वह बेहोश था। उसका जबड़ा ढीला पड़ गया था, आंखें बंद थी और उसके होठों के ऊपर एक नली लगी हुई थी। जैसे ही नर्स ने उस मरीज को फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली मशीन के साथ जोड़ा, तो उसकी एक बांह बिस्तर से फिसली और उसकी त्वचा के धब्बे स्पष्ट नजर आने लगे। वे मरीज 86 साल का था और 3 दिन पहले अपने घर में फिसलकर गिर पड़ा था। इसके बाद उसके लिए होश में रहना और दूसरों की बातों का जवाब देना मुश्किल हो गया। आखिरकार उसकी पत्नी उसे अस्पताल ले आई। इमरजेंसी रूम में जब डॉक्टर ने उस मरीज से पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उसने अपना सिर हिलाकर इशारे से कुछ कहने की कोशिश की, पर कुछ बोल नहीं पाया। इसका कारण उसके सिर की स्कैन रिपोर्ट से पता चला। दरअसल फिसलकर गिरने के कारण उसके सिर पर चोट लगी थी और उसके मस्तिष्क को हानि पहुंची थी। इस कंडीशन को डॉक्टरी भाषा में सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। उसके सिर के बाएं हिस्से में खून जम गया था, जो उस हिस्से में मौजूद संवेदनशील टिश्यूज को नुकसान पहुंचा रहा था। उस हिस्से में खून का जमाव पिछले 72 घंटे से जारी था। इंसानी मस्तिष्क के वे हिस्से जो सांस लेने और दिल की धड़कन को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं, खून के जमाव के कारण वे ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। अगर इस जमे हुए खून को जल्द ही साफ नहीं किया गया, तो इस मरीज की जान जा सकती थी। उस समय रोड आइलैंड अस्पताल की गिनती देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थानों में होती थी। ये न सिर्फ ब्राउन यूनिवर्सिटी का शिक्षण अस्पताल था, बल्कि साउथ पूर्व न्यू इंग्लैंड का इकलौता लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, सर्वोच्च स्तरीय आघात केंद्र भी था। ईंटों और कांच से बनी अस्पताल की ऊंची इमारत में अल्ट्रासाउंड किरणों से ट्यूमर नष्ट करने जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकें भी उपलब्ध थी। सन 2002 में स्वास्थ्य रक्षा पर बने राष्ट्रीय गठबंधन ने अपने मूल्यांकन में अस्पताल के आईसीयू को देश के सबसे अच्छे आईसीयू में से एक करार दिया था। हालांकि ये बुजुर्ग मरीज रोड आइलैंड अस्पताल में भर्ती हुआ, तब तक यह अस्पताल अपने स्टाफ के बीच तनाव के कारण भी मशहूर हो चुका था। दरअसल अस्पताल की नर्सों और डॉक्टरों के बीच भारी तनाव था और वे एक दूसरे से घृणा करते थे, क्योंकि सन 2000 में नर्सों की यूनियन इस शिकायत के साथ हड़ताल पर चली गई थी कि उनसे घंटों तक जबरदस्ती ओवरटाइम करवाया जाता है। हड़ताल के दौरान करीब 300 से अधिक नर्सों ने हाथों में तख्तियां लेकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। इन तख्तियों पर लिखा था, हमें गुलाम बनाना बंद करो और तुम हमसे हमारा आत्मसम्मान नहीं छीन सकते। ये बिल्कुल वाहियात जगह है, एक नर्स ने एक न्यूज़ रिपोर्टर को अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा। यहाँ के डॉक्टर्स हम नर्सों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हमारी कोई कीमत ही ना हो, मानो हमें जब चाहे उठाकर बाहर फेंका जा सकता है। वे हमसे जिस तरह पेश आते हैं, ऐसा लगता है हमें यहाँ सांस लेने के लिए भी उनका आभारी होना चाहिए। आखिरकार अस्पताल मैनेजमेंट नर्सों का अनिवार्य ओवरटाइम घटाने को तैयार हो गया, पर इससे नर्सों और डॉक्टरों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। कुछ सालों बाद जब एक सर्जन एक मरीज के पेट के ऑपरेशन की तैयारी में लगा हुआ था, एक नर्स ने उससे टाइम आउट के लिए कहा। टाइम आउट सर्जरी के ठीक पहले की जाने वाली एक सामान्य प्रतिक्रिया है, जिसमें मरीज की पहचान, सर्जरी का प्रकार और ऐसी ही अन्य जानकारियों को आखिरी बार सुनिश्चित किया जाता है, ताकि किसी भी संभावित गलती से बचा जा सके। दरअसल एक बार जब एक सर्जन ने गलती से एक लड़की की आंखों की सर्जरी करने के बजाय उसके टॉन्सिल निकाल दिए, तभी से रोड आइलैंड अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ टाइम आउट पर जोर देने लगा था। किसी भी अस्पताल के स्टाफ द्वारा सर्जरी के पहले टाइम आउट इसलिए लिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की गुंजाइश ना रह जाए। सर्जन मरीज के पेट के ऑपरेशन की तैयारी में लगा हुआ था और ऑपरेशन रूम की मुख्य नर्स ने बाकी नर्सों से टाइम आउट के लिए मरीज के चारों ओर एकत्रित होने के लिए कह दिया। ये सुनते ही सर्जन दरवाजे की ओर मुड़कर जाने लगा। तुम खुद ही सब क्यों नहीं कर लेती? सर्जन ने उस नर्स से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब तुम लोग अपनी तरफ से तैयार हो तो मुझे आवाज दे देना। आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, नर्स ने जवाब में कहा। नहीं, तुम खुद ये सब कर सकती हो। इतना कहकर वह सर्जन ऑपरेशन रूम से बाहर जाने लगा। डॉक्टर, आपका इस तरह बाहर जाना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर पल भर के लिए ठिका और मुड़कर उस नर्स की ओर देखते हुए बोला, मुझे तुमसे ये सीखने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। दोबारा मेरे अधिकार क्षेत्र में दखल देने की सोचना भी मत। अगर तुम अपना काम नहीं कर सकती तो दफा हो जाओ यहाँ से। आखिरकार उस नर्स ने अन्य नर्सों के साथ मिलकर टाइम आउट की प्रक्रिया पूरी की और कुछ ही मिनटों में सर्जन को वापस बुला लिया।
इसके बाद सर्जरी शुरू हुई और बिना किसी समस्या के पूरी भी हो गई। इसके बाद उस नर्स ने दोबारा किसी डॉक्टर से इस मसले पर कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि जब डॉक्टर अन्य सुरक्षा नीतियों को भी नज़रअंदाज करते थे, तब भी वे नर्स चुप ही रहती थी। कुछ डॉक्टर्स अच्छे थे, पर कुछ तो सचमुच किसी राक्षस से कम नहीं थे। एक नर्स ने मुझसे कहा, वे रोड आइलैंड अस्पताल में 2000 के दशक के मध्य में काम कर चुकी थी। हम इस अस्पताल को काँच का कारखाना कहते थे, क्योंकि हर वक़्त ऐसा लगता था मानो ये कभी भी टूटकर चकनाचूर हो सकता है। इस तनाव का सामना करने के लिए अस्पताल के स्टाफ ने कुछ अनौपचारिक नियम विकसित कर लिए थे। ये नियम दरअसल कुछ और नहीं बल्कि अस्पताल की कंडीशंस को ध्यान में रखकर डेवलप्ड की गई हैबिट्स थी, जिनकी मदद से संभावित प्रॉब्लम्स और संघर्षों से बचा जा सकता था। एग्जाम्पल के लिए नर्सों ने डॉक्टरों के निर्देशों की सच्चाई को बार-बार जांचना परखना शुरू कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर गलत निर्देश देते थे। इस तरह नर्स बिना किसी से कुछ कहे मरीज को दवा की सही खुराक देने से लेकर उसका सही इलाज करने जैसी तमाम बातों को सुनिश्चित करने लगी। उन्होंने मरीजों के चार्ट पर हर चीज स्पष्ट ढंग से निकले के लिए अतिरिक्त समय देना शुरू कर दिया, ताकि कहीं कोई जल्दबाजी से सर्जन मरीज के शरीर में गलत जगह पर सर्जरी ना कर दे। एक नर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को डॉक्टरों के स्वभाव के बारे में चेतावनी देने के लिए रंगों पर आधारित एक तरीका डेवलप किया था। हमें सफेद रंग के बोर्ड पर अलग-अलग डॉक्टरों के नाम अलग-अलग रंगों में लिखकर रखते थे। नीले रंग का अर्थ था अच्छा डॉक्टर, लाल रंग का अर्थ था वाहियात डॉक्टर और काले रंग का अर्थ था जो भी करो, बस इस डॉक्टर की बात मत काटना वरना ये तुम्हारा सिर काट देगा। रोड आइलैंड अस्पताल एक विनाशकारी संस्कृति वाला अस्पताल था, जहाँ नर्सों को डॉक्टरों और सर्जनों के अहंकार से निपटने में ही अपनी बहुत सी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। यहाँ की स्थितियाँ एल्कोआ से बिल्कुल अलग थी, जहाँ कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ी ही सावधानी से कुछ मूल हैबिट्स विकसित की गई थी। रोड आइलैंड अस्पताल के रूटीन्स के पीछे भी कोई सोच-विचार नहीं किया गया था। यहाँ के रूटीन तो दुर्घटनावश अपनाए हुए जान पड़ते थे, जिनके बारे में यहाँ काम करने वाले एक-दूसरे को दबी आवाज़ में चेताया करते थे। ऐसा तब करना पड़ता था जब कामकाज के तरीके में कोई जहरीला पैटर्न उभर आया हो। ये सब ऐसी किसी भी संस्था में हो सकता है जहाँ हैबिट्स को सोच समझकर निर्मित नहीं किया जाता। जिस तरह सही मूल हैबिट्स चुनकर महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं, ठीक उसी तरह गलत हैबिट्स मुसीबतें भी पैदा कर सकती है। और जब रोड आइलैंड अस्पताल की हैबिट्स अचानक सामने आई तो भयंकर गलतियों का कारण बन गई। अस्पताल के इमरजेंसी रूम के स्टाफ ने जब शेड्यूलेबल हेमाटोमा से ग्रस्त उस 86 वर्षीय मरीज के मस्तिष्क की स्कैन रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने फौरन उस समय ड्यूटी पर मौजूद न्यूरोसर्जन को इसकी सूचना दी। वह न्यूरोसर्जन उस समय किसी मरीज की रीढ़ की सर्जरी कर रहा था, पर जब उसे इसकी सूचना मिली तो उसने उस सर्जरी की जिम्मेदारी अपने सहायक सर्जन को सौंपी और मस्तिष्क की स्कैन रिपोर्ट को तुरंत कंप्यूटर पर देखा। रिपोर्ट देखने के बाद सर्जन ने अपनी एक सहायक को सर्जरी के लिए उस 86 वर्षीय मरीज की पत्नी से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए इमरजेंसी रूम भेज दिया। फिर वह दोबारा अपने पिछले मरीज की रीढ़ की सर्जरी में लग गया। करीब आधे घंटे बाद उस बुजुर्ग मरीज को इसी ऑपरेशन रूम में ले आया गया। नर्सेस चारों ओर भाग दौड़ रही थी। वे बुजुर्ग मरीज ऑपरेशन टेबल पर अचेत लेटा था। नर्सों ने उसकी पत्नी के हस्ताक्षर वाला सहमति पत्र और उसका मेडिकल चार्ट देखा। डॉक्टर एक नर्स ने उस मरीज के मेडिकल चार्ट की ओर देखते हुए कहा, इस सहमति पत्र में यह नहीं लिखा है कि हेमाटोमा की समस्या सिर के किस हिस्से में है। नर्स ने वह सहमति पत्र डॉक्टर के सामने रख दिया। उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि मरीज के सिर के किस हिस्से का ऑपरेशन करना है। किसी भी सर्जरी के बारे में जरूरी जानकारियां देने के लिए हर अस्पताल इन दस्तावेजों पर ही निर्भर होता है। मरीज के शरीर में सर्जरी का पहला चीरा लगाने से पहले उसके परिवार के किसी सदस्य से एक सहमति पत्र पर सिग्नेचर कराए जाते हैं और सर्जरी की हर प्रक्रिया के लिए उसकी सहमति ली जाती है। साथ ही मरीज को संबंधित सारी जानकारी को सत्यापित भी कराया जाता है। ऑपरेशन से पहले दर्जनों डॉक्टरों और नर्सों द्वारा मरीज की एक-एक चीज की जांच की जा रही होती है और उसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा होता है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में सहमति पत्र ही वह दस्तावेज होता है जिसमें यह लिखा होता है कि मरीज के साथ ऑपरेशन रूम में क्या होने वाला है। सिग्नेचर करवाकर ली गई सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति मरीज के सर्जरी रूम में एंटर नहीं कर सकता। मैं पहले भी ये स्कैन रिपोर्ट देख चुका हूँ, सर्जन ने कहा। मरीज के सिर के दाएं हिस्से में प्रॉब्लम है। अगर हमने सर्जरी में
और देर की तो उसकी जान जा सकती है। शायद हमें एक बार फिर से स्कैन रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, कंप्यूटर टर्मिनल की ओर जाते हुए उस पुरुष नर्स ने कहा। दरअसल सुरक्षा के कारणों से अस्पताल के कंप्यूटर आखिरी बार इस्तेमाल किए जाने के 15 मिनट बाद लॉक हो जाते थे। अगर वे पुरुष नर्स दोबारा कंप्यूटर को लॉगिन करता और मरीज के मस्तिष्क की स्कैन रिपोर्ट को स्क्रीन पर लोड करता तो इसमें कम से कम 1 मिनट का समय और लगता। समय बहुत कम है, सर्जन ने कहा। मुझे बताया गया कि मरीज की जान खतरे में है। हमें उसके सिर के अंदर बने दबाव को जल्द से जल्द कम खत्म करना होगा। अगर मैं फटाफट जाकर उसके परिवार के किसी सदस्य को ढूंढ लाऊं तो? पुरुष नर्स ने पूछा। भाड़ में जाओ, जो करना है जो करो, सर्जन ने चीखते हुए नर्स से कहा। तुम उसके परिवार को ढूंढो या किसी और को, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए उसकी जान बचाना सबसे जरूरी है और मैं अब सर्जरी शुरू कर रहा हूँ। सर्जन ने मरीज के दस्तावेज उठाए और उस पर सिर के दाईं तरफ लिख दिया। ये लो, उसने कहा। अब हम फौरन ऑपरेशन शुरू करेंगे। वे पुरुष नर्स रोड आइलैंड अस्पताल में पिछले करीब 1 साल से काम कर रहा था और अस्पताल की संस्कृति से अच्छी तरह परिचित था। उस पुरुष नर्स सहित बाकी सभी नर्सों को भी पता था कि उस सर्जन का नाम गलियारे पर टके बोर्ड पर काले रंग से लिखा रहता है, जिसका अर्थ ये था कि सभी नर्सों को उससे सावधान रहना चाहिए। वे सब इस अलिखित नियम से परिचित थे कि जीत हमेशा इस सर्जन की ही होती है। डॉक्टर के चीखने के बाद उस पुरुष नर्स ने मरीज का चार्ट एक ओर रख दिया और चुपचाप किनारे खड़ा हो गया, जबकि डॉक्टर ने मरीज को ऑपरेशन टेबल पर इस तरह लेटाया कि उसकी खोपड़ी का दायां हिस्सा ऊपर की ओर रहे। फिर उसने मरीज की खोपड़ी के उस हिस्से के बाल शेव किए और उस पर एंटीसेप्टिक लगा दिया। उसकी योजना यह थी कि खोपड़ी के इस हिस्से को काटकर खोला जाए और अंदर मस्तिष्क के पास जो खून जमा हुआ है, उसे साफ कर दिया जाए। उसने अपने एक बारीक चाकू से मरीज की खोपड़ी के एक हिस्से को काटा, उसे जरा-सा खोला और फिर वहां से झांक रही सफेद रंग की हड्डी को ड्रिल करना शुरू कर दिया। वे खोपड़ी की उस हड्डी पर तब तक ड्रिल करता रहा जब तक एक हल्की-सी आवाज के साथ उसका एक छोटा-सा हिस्सा टूट नहीं गया। उसने ठीक यही प्रक्रिया दोहराते हुए उस हड्डी में 2 और छेद बनाए। फिर एक अन्य बारीक औजार की मदद से तीनों छेदों के बीच का खोपड़ी का एक छोटा-सा त्रिकोणीय टुकड़ा काट दिया। उसके नीचे मस्तिष्क के आसपास एक पारदर्शी आवरण था जिसे ड्यूरा कहते हैं। हे भगवान! किसी के मुंह से अचानक निकला। दरअसल खोपड़ी के उस हिस्से में कोई हेमाटोमा नहीं था। वे अब तक खोपड़ी के उल्टे हिस्से पर सर्जरी कर रहे थे। हमें मरीज को पलटना होगा, सर्जन चीखा। मरीज की खोपड़ी का जो त्रिकोणीय हिस्सा काटकर निकाला गया, उसे धातु की छोटी-छोटी पट्टियाँ और शिकंजों की मदद से फिर से जोड़कर खोपड़ी को सिल दिया गया। इसके बाद उसकी खोपड़ी के बाएँ हिस्से को ऊपर की ओर किया गया। एक बार फिर वह प्रक्रिया दोहराई गई। बाल शेव करना, एंटीसेप्टिक लगाना, खोपड़ी के ऊपरी हिस्से को काटना, फिर हड्डी में छेद करके उसका एक टुकड़ा तोड़कर जगह बनाना। इसके बाद जैसे ही ड्यूरा नामक आवरण में छेद किया गया, तो हेमाटोमा फौरन नजर आ गया। तो गहरे रंग का गाढ़ा द्रव्य था और मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से में चारों ओर जमा हुआ था। आखिरकार सर्जन ने जैसे ही वह पूरा खून साफ किया, मरीज के सिर पर बना दबाव फौरन कम हो गया। आइडियल स्थिति में ये सर्जरी करीब 1 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन सर्जन ने जो गड़बड़ की थी उसके कारण इसमें करीब दुगना समय लगा। सर्जरी के बाद मरीज को आईसीयू में ले जाया गया, हालांकि वह पूरी तरह कभी होश में नहीं आ पाया और 2 सप्ताह बाद उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद इस मामले की जांच की गई। जांच के नतीजों के अनुसार मरीज की मौत का सटीक कारण पता पाना असंभव था, पर मरीज के परिवार ने तर्क दिया कि मरीज की हालत पहले ही नाजुक थी और सर्जन की गलती ने उसे और बिगाड़ दिया। एक तो उसकी खोपड़ी के दोनों हिस्सों को काटा गया और दोनों ओर छेद भी किए गए। इसके अलावा सर्जरी में सामान्य से ज़्यादा समय लगा और सर्जन की गलती के कारण मस्तिष्क के पास जमे खून को साफ करने में काफ़ी देर हो गई। मरीज की सर्जरी सफल होने की जो भी गुंजाइश थी, वे इन सभी गलतियों के कारण खत्म हो गई। मरीज के परिवार ने दावा किया कि अगर सर्जन ने गलती नहीं की होती, तो शायद मरीज अब भी जिंदा होता। आखिरकार किसी तरह दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिवार को मुआवजा देकर मामला खत्म किया। रोड आइलैंड अस्पताल ने उस सर्जन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया। इस घटना के बाद कुछ नर्सों ने दावा करते हुए कहा, ये तो होना ही था, यहाँ के हालात ही ऐसे थे। रोड आइलैंड अस्पताल की संगठनात्मक हैबिट्स इतनी गलत थी कि कभी न कभी ऐसी कोई गलती होना तय था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह के खतरनाक पैटर्न्स बनने के लिए सिर्फ अस्पताल ही जिम्मेदार होते हैं। हानिकारक संगठनात्मक हैबिट्स हर उद्योग कंपनी में पाई जाती है और करीब-करीब हमेशा ही ये
हैबिट्स उन लीडरों की विचारहीनता के कारण निर्मित होती है जो कंपनी या उद्योग की संस्कृति के बारे में सोच विचार करने से बचते हैं। सही मार्गदर्शन के अभाव में इस तरह की हैबिट्स निर्मित हो जाती है। संसार में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें कोई संगठनात्मक हैबिट ना हो। कुछ संस्थाओं में संगठनात्मक हैबिट्स जानबूझकर निर्मित की जाती है, जबकि कुछ संस्थाओं में उनके पीछे कोई सोच नहीं होती। इसलिए ऐसी संस्थाओं में इन हैबिट्स के निर्मित होने के पीछे अक्सर प्रतिद्वंद्विता या डर का कारण बन जाता है। हालांकि जो लीडर्स सही अवसरों का लाभ उठाना जानते हैं, वे हानिकारक हैबिट्स को भी बदलने में सक्षम होते हैं। अच्छी हैबिट्स कभी-कभी संकट की घड़ी में भी उभर आती है। सन 1982 में जब एन इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक चेंज आर्थिक बदलाव का विकासमूलक सिद्धांत नामक किताब पहली बार प्रकाशित हुई थी, तो अकादमिक लोगों के अलावा बहुत कम लोगों ने इस पर गौर किया। इस किताब का नीरस कवर पेज और पहली पंक्ति ऐसी थी मानो पाठकों को दूर रखने के लिए ही लिखी गई हो। यह पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार थी, इस किताब में हमने बाजार में एक्टिव व्यापारिक संस्थानों की क्षमताओं और व्यवहार पर एक विकासमूलक सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इस सिद्धांत के अनुरूप विभिन्न मॉडल तैयार करके उनका विश्लेषण किया गया है। इस किताब के लेखक थे येल यूनिवर्सिटी के रिचर्ड नैन्सल और सिडनी विंटर। ये दोनों ही शेम्पुटियरिन सिद्धांत पर ऐसे विश्लेषणात्मक पेपर प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते थे, जिन्हें समझने का दावा पीएचडी के उम्मीदवार भी नहीं कर सकते थे। हालांकि उनकी इस नई किताब ने व्यापारिक रणनीति और संगठनात्मक सिद्धांतों की दुनिया में तहलका मचा दिया। जल्द ही इसे शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक करार दे दिया गया। बिजनेस स्कूलों में पढ़ाने वाले अर्थशास्त्र के प्रोफेसर इसके बारे में अपने सहकर्मियों से चर्चा करने लगे। यह सहकर्मी इसके बारे में व्यापारिक सम्मेलनों में आने वाले विभिन्न कंपनियों के सीईओ और अधिकारियों से चर्चा करने लगे। जल्द ही ये अधिकारी जनरल इलेक्ट्रिक, फाइजर और स्टारवुड होटल्स जैसे बड़े कॉरपोरेशन के कार्यक्रमों में इस किताब की पंक्तियां सभी को सुनाने लगे। रैंसल और विंटर ने करीब एक दशक तक कंपनियों के काम करने के तरीके से संबंधित ढेर सारे डेटा का परीक्षण किया था। इसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कंपनियों का ज्यादातर व्यवहार उनके निर्णयों से संबंधित विस्तृत सर्वेक्षणों का परिणाम नहीं होता, बल्कि उनके अतीत से निकली नॉर्मल हैबिट्स और रणनीति झुकावों का प्रतिबिंब होता है। इसे सरल शब्दों में समझे तो एक बार ऐसा लग सकता है कि अधिकतर व्यापारिक संस्थाओं के चुनाव तर्कसंगत होते हैं और विचारपूर्वक ढंग से लिए गए निर्णयों पर आधारित होते हैं। पर वास्तविकता ये है कि कंपनियां इस तरह काम नहीं करती। वे तो लंबे समय से सक्रिय उन संगठनात्मक हैबिट्स और पैटर्न्स के हिसाब से काम करती है, जो उनके हजारों कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले स्वतंत्र निर्णयों से बनते हैं। इसके पहले कोई नहीं जानता था कि संगठनात्मक हैबिट्स ही सबसे अधिक एक्टिव और प्रभावी होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।